एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने बातों को डिस्कस किया है। आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का 6वां चैप्टर है, 6th चैप्टर है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो 6th चैप्टर है इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने परिमंडल के बारे में पढ़ा था। परिमंडल क्या होता है, जलमंडल के बारे में हमने पढ़ा था। परिमंडल के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। ठीक है, तो वहीं पर आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्थल मंडल, स्थल पर जो चीज़ें हैं, जो धरती पर चीज़ें हैं, जो ज़मीन पर चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्तर रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। स्तर रूप कितनी प्रक्रियाओं, दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, और पृथ्वी के अंदर भी लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं धंस आ जाती है। ठीक है, तो लगातार जो पृथ्वी का स्थल है उस पर क्या हो रहा है, लगातार कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं और लगातार उनमें बदलाव हो रहे हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो ऊंची हो जाती हैं, कुछ जगह जो होती हैं वो नीचे धंस जाती हैं। ठीक है, नीचे धंस जाती हैं। पृथ्वी की सतह पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ी होती हैं। ठीक है, पहाड़ी देखने को मिलती हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, घाटी हैं, पठार हैं, पर्वत हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं, मैदानी क्षेत्र होता है, मैदान है, तट हैं। ठीक है, जो समुद्र के किनारे या फिर नदियों के किनारे की जो जगह होती है उसको तट कहते हैं। प्रायद्वीप हैं, जो एरिया 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उस एरिया को हम प्रायद्वीप कहते हैं। नदी मुहाना है, जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं। डेल्टा हैं, समुद्र हैं। ठीक है, तो जल संधियाँ हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, तो ये पृथ्वी के स्थल पर हैं, पृथ्वी के स्थल पर हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अब हमें क्या करना है, बात करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं पर्वत की, ठीक है, तो पर्वत क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्वत किसको कहते हैं और पर्वत क्या होते हैं। ठीक है, पर्वत क्या होते हैं, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर कैसा होता है, छोटा और आधार चौड़ा होता है। मतलब पर्वत कुछ ऐसा होता है, इसका शिखर कैसा होता है, पतला होता है, और ये आधार देखिए, ये शिखर है और ये आधार है, तो आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से कैसा होता है, बहुत ऊंचा होता है। पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। कभी कभी पर्वत जो हैं वो बादलों से भी ऊंचे निकल जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु जो है वो ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, कुछ नदियों में भी बर्फ़ जमी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। ये देखिए पर्वत कैसा है, खड़ी ढाल वाला है कि नहीं है, तो यहाँ पे रहने का स्पेस तो आपको कहीं दिख नहीं रहा। जबकि अगर जो मैदानी एरिया है वहाँ पर हम आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। तथा कृषि भूमि की कमी होती है, तो पर्वतों पर जो कृषि करने के लिए भूमि होती है उसकी कमी होती है। ठीक है, वहीं अगर पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं एक व्यवस्थित क्रम में हों, पर्वत रेखा के क्रम में व्यवस्थित, जो अगर पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं इस तरीके से छोटे थे तब हम इस तरीके से चित्र बनाया करते थे। ठीक है, ड्राइंग बनाया करते थे। तो इस तरीके की एक जैसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, एक जैसे पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं इसको, इसको कहा जाता है पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पर्वत हैं। अलग अलग टाइप के पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बलित पर्वत हो गया, इसके आगे भी हम बात करेंगे। और कौन कौन से पर्वत होते हैं, तो हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय की एक बलित पर्वत है। और भूपर्पटी क्या होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को भूपर्पटी
कहते हैं। और यहाँ पे देखिए पर्वत का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कैसा होता है, कम चौड़ा होता है, मतलब बहुत ही कम चौड़ा होता है, जबकि जो नीचे का हिस्सा होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, वो क्या, कहाँ पे है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत जो है वो एशिया में है। अल्प्स पर्वत कहाँ पे है, यूरोप में है। और एंडीज पर्वत कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। हिमालय पर्वत एशिया में है, अल्प्स पर्वत यूरोप में है और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता भी पाई जाती है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बलित पर्वत होता है, बृहस्पति पर्वत होता है और ज्वालामुखी पर्वत होता है। हिमालय तथा अल्प्स जो हैं वो कैसे पर्वत हैं, हिमालय और अल्प्स जो हैं वो बलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर कैसा होता है, शंखाकार होता है, इस तरीके का शिखर होता है। और जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, मतलब वहाँ पे कोई भी अच्छी सी जगह नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ जगह होती है। तो ऐसे पर्वत को हम क्या कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित श्रृंखला है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो वो कौन सी है, अरावली है, अरावली पर्वत है। ठीक है ना। और ये कैसा, अरावली पर्वत कैसा है, तो ये एक बलित पर्वत है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला कैसी हो गई, घिस गई है, घिस में ऊपर से टूट गई है। ये इसका हिस्सा अगर हम ऊपर से तोड़ दें तो ये क्या हो जाए, ये घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत कैसे हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं, जिनकी ऊंचाई कम है, जो पुराने बलित पर्वत हैं। तो ये पर्वत भी कैसे हैं, पुराने बलित पर्वत हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, एक बहुत बड़ा भाग टूट करके किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन पर्वत को हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहस्पति पर्वत का निर्माण करता है, बृहस्पति पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंड को हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जोस पर्वत इस तरह के पर्वत के क्या हैं, तंत्र हैं। ठीक है, एक आते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी की वजह से बने होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी हम सब जानते हैं कि क्या होता है, जमीन के अंदर से जो लावा निकलता है वो बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से जो बना पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाएगा। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजीनामा। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है, अफ्रीका में है। और जापान का फ्यूजीनामा जो है ये किस तरीके के पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्रहार होते हैं, जल को स्टोर करके रखते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिन पर बर्फ़ जमी होती है, तो इस केस में उन पर्वतों पर क्या होता है, नदियाँ बन जाती हैं। जब वो बर्फ़ पिघलती है तो पानी आता है, और पानी आता है तो उसकी वजह से नदियाँ बन जाती है। तो पर्वतों के अंदर हमें नदियाँ भी देखने को मिलती हैं। क्या, नदियाँ भी देखने को मिलती हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। वनों से इन्हें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे कि गोंद हो गया, रेजिन हो गया आदि प्राप्त होते हैं। कहाँ से, वनों से। सैलानियों के पर्वतों भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्रकृति सुंदरता को देखने के लिए कौन करते हैं, कौन करते हैं, सैलानी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे कि अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं जो पर्वतों पर होते हैं। पर्वतों पर बर्फ़ जमी होती है, तो बर्फ़ में खेले जाने वाले कुछ खेल होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग हो गया, ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया तथा स्कीइंग पर्वतों के क्या हैं, प्रसिद्ध खेल हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये जो आपको पर्वत दिख रहा है ये कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप मैग्मा का निर्माण, अंदर जो मैग्मा भरा हुआ होता है, जो लावा भरा हुआ होता है, वो क्या निकल जाता है, बाहर आता है। अंदर का मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। अंदर का मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। किनारों से पिघलती चट्टानों का लावा कहलाती है। किनारों से निकलती पिघलती हुई चट्टानों से जो मैग्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत है ये है ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए, अभी हमने देखा था पर्वत क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं कि पठार क्या होते हैं। ठीक है, तो पठार के बेसिक की बात ध्यान में रखनी है। अब पर्वत किस तरीके से थे, इस तरीके से थे। पर्वत की जो चोटी थी वो कैसी थी, शंकुआकार थी, इस तरीके की चोटी थी पर्वत की। ठीक है, पर पठार कैसे होते हैं, पठार मैदान, जो इनका ऊंचा मैदान होता है। ठीक है, पठार कैसे, पर्वत जैसे होते हैं पर उनकी चोटी पर क्या, उनमें कोई चोटी नहीं होती है, ऊपर से कैसे होती है, सपाट भूमि होती है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ भाग होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। देखिए, पठार ऐसा है तो ये क्या है, ये एक मेज के समान है। ठीक है, किसी पठार के एक या अधिक किनारे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। अब बहुत बड़ा पठार है तो कई जगह जगह पर आपको ढाल देखने को मिलते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर भी हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी पुराने भी होते हैं पठार, और नए भी पठार होते हैं। ठीक है, जैसे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है, तो दक्कन पठार कहाँ पर है, भारत में है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ का है, तो तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। खनिज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। खनिज मतलब जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भाग में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा, कोयला, मैग्नीज और बड़े भंडार इसमें पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, भारत में है, जिसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात भी हमें देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी स्थित है। कौन सी नदी स्थित है, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात वहाँ पर स्वर्णरेखा नदी बनाती है। तथा कर्नाटक में जोंक जलप्रपात है। कहाँ पे है, कर्नाटक में जोंक जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात के उदाहरण है, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार जो होते हैं उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, जो किसके लिए उपयोगी होती है, जो कॉटन के लिए, कॉटन की खेती करने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी सबसे पहले हमने पढ़े थे पहाड़ पढ़े थे। ठीक है, पर्वत पढ़े थे। पर्वत इस तरीके से होते हैं, पठार टेबल जैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। और मैदानी क्षेत्र कैसा होता है, ऐसा होता है, समतल। ठीक है, बिल्कुल समतल जो होता है वो मैदानी क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्र तल से कितने मीटर, 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित भी होते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ और उनकी सहायता नदियों के द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है, नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें आपर्दित कर देती हैं, काट देती हैं। वे आपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले आती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों पे निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। अभी अभी हमने पढ़ा, नदियाँ जो हैं वो पहाड़ों से निकलती हैं। जब पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों को काटती हुई आती है, और पहाड़ों को काटती हुई आती है तो वहाँ से
कई सारे प्रकार की चीज़ें वो लेकर के चलती हैं, और लेकर के चलती हैं तो क्या होता है, बीच बीच में घाटियों में वो उन चीज़ों को छोड़ देती हैं, जैसे पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, तो इनको छोड़ देती हैं। और जब छोड़ देती है ये वहीं पड़े रह जाते हैं, और वो जगह जो है वो मैदान बन जाती है। ठीक है, मैदान जो होते हैं वो अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधन का भी निर्माण होता है, सड़कें बनी हुई होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो पूरे विश्व में कहाँ पे रहती है, मैदानी इलाके में रहती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जैसे एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान सबसे प्रमुख उदाहरण है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान जो है सबसे प्रमुख मैदान है। ठीक है, अब बात करते हैं मैदान मनुष्य को रहने के लिए कैसा है, उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है, मैदानी क्षेत्र में रहती है, क्योंकि मकानों को बनाने तथा खेती के लिए यहाँ पे समतल भूमि हमें मिल जाती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो पूछा जाता है भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, कौन से मैदान में रहती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा गंगा का मैदान। स्थल रूप और एवं लोक, तो स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव भिन्न प्रकार के जीवन यापन। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन कैसा होता है, सरल होता है। ठीक है, मैदानों में हम क्या कर सकते हैं, फसलें भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ये कौन सा है, ये मैदानी क्षेत्र है। कौन सा है, ये मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। कहाँ पर आसान होता है, तो मैदान में। मैदानों में घर जो है आसानी से बन जाते हैं, खेती आसानी से बन जाती है, किसकी तुलना में, पर्वतों की तुलना में। पर्वत ऊंचे नीचे होते हैं और बहुत ज़्यादा भी ऊंचे होते हैं, जहाँ पर रहने के लिए वहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोग के रहन सहन के तरीकों में क्या होता है, अंतर होता है। पहाड़ पे रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग होता है, जबकि मैदान में रहने वाले लोगों का रहन सहन अलग होता है। ठीक है, आप इनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं, सोच सकते हैं आप। कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान और बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम आने वाले खतरे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अवेयरनेस के बारे में बताया गया है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जलवायु को स्वच्छ रखना है और वातावरण को स्वच्छ रखना है, तभी हम भी क्या रह सकते हैं, बीमारी रहित रह सकते हैं। हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि या किसी पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। पृथ्वी को स्वच्छ रखना चाहिए, और क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ और साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इलाका ये वाला आपको दिख रहा है, ये कैसा है, ये पर्वतीय इलाका है, ये पर्वतीय इलाका है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, वो हो रही हैं। और ये कौन सा इलाका है, ये पर्वतीय इलाका आपको देखने को मिलता है, ये पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, सड़कों वाला एरिया है, यहाँ पर पर्वतीय इलाका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें स्थल पर हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्थल पर हैं। ठीक है, सो दोस्तों, आज का हमारा यही चैप्टर था। आशा है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।